जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास है। जी हाँ साथियों, अपने टोटल 6 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसके पेपर भी आ चुके हैं। तो आज अपन बात करने वाले साइंस के बारे में। साथियों, साइंस की सॉल्यूशन की, साइंस के जितने भी प्रश्न है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। कौन सा प्रश्न सही है और किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन विद एंड प्रूफ अपन बात करने वाले मेरे भाइयों। सब कुछ प्रश्न प्रूफ के साथ में दिए जाएंगे कि एग्जैक्ट यही उत्तर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। साथियों, वैसे तो आपने जीके की तो बहुत सारी क्लासेस देख ली होगी। साइंस की पर्टिकुलर क्लास की अगर बात करें साथियों, प्रश्नों की, जैसे कि ये सबसे पहले 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। साथियों, पहले अपन बात करेंगे 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की। फर्स्ट शिफ्ट आएगी, फिर आपके सेकंड शिफ्ट आएगी 19 की, फिर आपके 5 प्रश्न आएंगे 20 की फर्स्ट शिफ्ट के, फिर सेकंड शिफ्ट के, फिर 5 प्रश्न आपके आएंगे 21 के फर्स्ट शिफ्ट के, फिर 5 प्रश्न आएंगे आपके 21 के सेकंड शिफ्ट के। टोटल अपने 20 प्रश्न पूरे लिए हैं मेरे भाइयों। क्या है, 5 दूनी 10, 20, 30 प्रश्न जो आपके है ना सॉल्यूशन वाले, 30 प्रश्न पूरे मैंने लिए मेरे भाइयों। तो साथियों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। आपकी कौन सी शिफ्ट होती है उस हिसाब से आप आगे करके भी देख सकते हो मेरे भाइयों। लेकिन ये प्रश्न पूरे देखने का मतलब है आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इन प्रकार के देखिएगा लेवल की अगर मैं बात करूं साथियों, जो फर्स्ट शिफ्ट में अगर यहाँ पर एंजाइम का एक सवाल है तो लास्ट की 6वीं शिफ्ट तक एंजाइम का एक सवाल है मेरे भाइयों। अगर रोग का कोई एक सवाल है तो वो लास्ट की 6 शिफ्टों तक रोग का सवाल है। मिलान वाले जो आए हैं सवाल धातु अधातु के, तो लास्ट शिफ्ट तक धातु अधातु है। एक एंजाइम का सवाल फिक्स है साथियों, हर एक शिफ्ट में है। रोग का एक सवाल हर एक शिफ्ट में है। आपके धातु अधातु का एक सवाल हर शिफ्ट में है। और आपके एक बात करें प्रकाश के चित्र वाले साथियों, चित्र वाले कौन सा, जब दर्पण F1 पर हो तो कहां बनेगा, जब C पर हो तो कहां बनेगा, F पर हो तो कहां बनेगा, वैसा सवाल। और एक आपके अपशिष्ट प्रबंधन का, अपशिष्ट प्रबंधन का। साथियों, ये 5 सवाल फिक्स आए हैं। 5 सवाल हर एक शिफ्ट में से इसमें से सवाल देखने को मिला है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे मानव शरीर में से एक सवाल आ गया एंजाइम का, मानव रोग आ गया, अपशिष्ट प्रबंधन आ गया, सर आपके इसका धातु अधातु का केमिस्ट्री का आ गया, फिजिक्स का आपके दर्पण का आ गया। साथियों, 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। इसीलिए आलोक राज जी ने कहा कि पेपर नहीं देना है ताकि छात्रों को पता नहीं चल सके, क्योंकि अगर पता चल जाता तो छात्र रट लेते लास्ट की 6 शिफ्ट तक। उनको पेपर के अंदर कहते हैं कि फिर 120 में से 120 ही करते। और यहाँ पर अगर बात करें न केवल साइंस की, साथियों मैथ्स की बात कर लो चाहे जीके की बात कर लो, अगर कोई 2008, 9, 10 की घटना हुई है राजस्थान में, तो वो हर घटना हर एक शिफ्ट में पूछी गई है। जैसे कि बात करें आईओसी की घटना जयपुर में हुई थी साथियों, कोटा में कौन सा बांध टूटने से कोटा नदी वो जो प्रभावित हुई थी, साथियों हर एक शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहले सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर सामने है। साथियों देखिएगा, सबसे पहला सवाल अगर मैं बात करूं पहले सवाल की, साथियों देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन एंजाइम है। प्रोटीन एंजाइम की अगर मैं बात करूं साथियों देखिएगा, लाइपेज, मोल्टोज, एमाइलेज, ये आपके नहीं है। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्रोटीन एंजाइम क्या होगा साथियों, ट्रिप्सिन होगा। प्रोटीन एंजाइम कौन सा हो जाएगा मेरे भाइयों, ट्रिप्सिन होगा। प्रोटीन एंजाइम कौन सा होगा, ट्रिप्सिन होगा। कहां पर पाया जाएगा साथियों, अग्नाशय वगैरह में पाया जाएगा। अगला देखिएगा, मिलान करने वाले सवाल थे साथियों। देखिएगा, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में कौन पाया जाता है, आपके पारा, इसी को कहते हैं Hg, इसी को कहते हैं मरकरी। तो ये फर्स्ट ए के अंदर कौन सा हो गया, आपके सेकंड ऑप्शन हो गया, ए में सेकंड। अगला बी के अंदर जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से आप किसको काट सकते हो साथियों, सोडियम को काट सकते हो। तो बी के अंदर क्या हो जाएगा, आपके फर्स्ट हो जाएगा। अगली बात करूं मैं सी में क्या हो जाएगा, ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक। ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक कौन है मेरे भाइयों, चांदी है। तो इसमें हो जाएगा आपके 4। अगली बात करूं डी की, ऊष्मा का कुचालक जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, शीशा, इसमें हो जाएगा 3rd। तो देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में है, 2 1 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा मेरे भाइयों, सीधा सीधा। पहले में तरल कौन है, पारा है। आसानी से किसको काटा जा सकता है, आपके सोडियम को काटा जा सकता है। उत्कृष्ट धातु चांदी। कुचालक कौन है मेरे भाइयों, सीसा है। अगला देखेगा, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम में आता है। सबसे अंतिम में चरण कौन सा होगा साथियों, देखेगा सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं साथियों, शमन करते हैं। शमन यानी रोकथाम। सबसे पहले तो रोकथाम, रोकथाम के बाद तैयारी करते हैं, तैयारी के बाद प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया के बाद में क्या करते हैं, पुनः प्राप्ति करते हैं, पुनः
प्राप्ति करते हैं साथियों। ये एक चक्कर चलता है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, फिर वापस यहाँ से पुनः प्राप्ति से, एक निरंतर चक्र चलेगा साथियों। तो सबसे अंतिम चरण इसने पूछा, अंतिम चरण क्या हो गया? पुनः प्राप्ति हो गया साथियों। वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं प्रकट होते हैं, वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं प्रकट होते हैं वो कौन सा होगा साथियों? देखो F1 पीढ़ी में स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं, वह कौन सा होता है साथियों? ध्यान देना, जो गुण अपने आप प्रकट होता है, जैसे कैपिटल टी ले लिया मैंने, बड़ा लंबा पौधा, और एक स्मॉल टी ले लिया मैंने, बोना पौधा। तो यहां पर जब इनका संकरण करवाया तो एक तो कैपिटल एक स्मॉल, तो इसको तो कह सकते हैं शुद्ध लंबा, इसको कह दिया शुद्ध बोना, और इसको कह सकते हैं लंबा। तो साथियों इसका इस पे प्रभाव पड़ा है, इसका इस पे क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। तो जिसका प्रभाव पड़ा है, जो स्वयं प्रकट हो गया, उसको कहते हैं प्रभावी गुण। जिसका प्रभाव पड़ेगा प्रभावी, और ये क्या हो जाएगा साथियों? अप्रभावी हो जाएगा। जिसका कोई प्रभाव स्वयं प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी हो जाएगा आपके। अगला सवाल देखो साथियों, वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। साथियों इनके अपन प्रूफ की भी बात करेंगे कि अपन ने जो क्लासें ली है साइंस की, अपन ने जो नोट्स आपको दिए हैं, उन नोट्स में से ही सवाल बने हुए साथियों, आप देख लेना, आपको पूरी विद इन प्रूफ भी दे दिए जाएंगे, थोड़ी देर रुकिएगा। वह पदार्थ जो नीले लिटमस को, साथियों सीधा से याद रखना, अम्ल नीले को लाल करता है, ये मैंने पढ़ाया भी था। अम्ल, ऐसे अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अगर इसके अलावा क्षार की बात करूं तो क्षार उल्टा करेगा, क्षार लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा साथियों। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? आपके अम्लीय करता है। कौन करेगा? अम्लीय करेगा साथियों। अगला देखो 19 तारीख के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न साथियों, मानव शरीर में वसा फैट्स के पाचन में, अभी देखो यहां पर पाचन का ही सवाल है। वसा के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक है? एंजाइम का ही सहाल है। एमाइलेज तो आपके लार ग्रंथि में होता है, पेप्सिन भी आपके नहीं होगा, ट्रिप्सिन अभी आपने बात करी पेप्सिन ट्रिप्सिन की, तो लाइपेज जो पादप हो, लाइपेज जो एमाइलेज है साथियों, एंजाइम है, वो वसा के पाचन में क्या होता है साथियों? सहायक होता है। लाइपेज वसा के पाचन में क्या होगा साथियों? सहायक हो जाएगा आपके लाइपेज। यदि किसी जीन विशेष के दो एलील समान है, तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? दो एलील समान है तो उसको क्या कह देंगे? समयुग्मनिज कह देंगे, और असमान है तो उसको विषम युग्मनिज कह देंगे। प्रथम पीढ़ी का अगर फर्क पड़ रहा है, प्रभाव हो रहा है, तो प्रभावी, फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको अप्रभावी कहेंगे साथियों। देखिएगा यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाती है? कॉपर सल्फेट CuSO4 का घोल है, उसमें से कॉपर को अलग कौन नहीं कर पाएगी? अलग नहीं कर पाएगी साथियों, ध्यान देना, इसमें नहीं का रोल है। कहीं ऐसा मत भूल जाना कि कौन इसके विस्थापित कर सकती है। विस्थापित तो लोहा भी कर देगा। FeSO4 भी सूत्र होता है क्या? हाँ होता है FeSO4। एल्यूमिनियम का होता है क्या? AlSO4 होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। जस्ते का ZnSO4 होता है। तो क्या कहीं पढ़ा आपने AgSO4? नहीं पढ़ा मेरे भाइयों। तो चांदी, क्योंकि चांदी किसी से कोई क्रिया नहीं करती है, चांदी अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चांदी विद्युत व ऊष्मा की तो सबसे सर्वोत्तम चालक है, लेकिन किसी भी धातु वगैरह से कोई क्रिया नहीं करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चांदी मेरे भाइयों। एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। साथियों अवतल दर्पण की सभी स्थितियां देख लो एक बार। अवतल दर्पण के बहुत सवाल पूछे गए, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं, ये अवतल दर्पण ले लिया मैंने, दर्पण ले लिया तो बाहर की ओर वक्रित कलर कर दिया इसके। देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु F पर हो, और ये प्रकाश के अंदर O, यहां ऊपर की तरफ मैं वस्तु कर दूं और नीचे की तरफ प्रतिबिंब। जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पे हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा? कैसा बनेगा और स्थिति कैसी होगी? देखिएगा, जब वस्तु सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनंत पे हो, तो अनंत वाली वस्तु अगर एक नंबर इसको दूं, साथियों ध्यान देना, अनंत वाली वस्तु का एक नंबर अगर मैं देता हूं इसको, कि वस्तु यहां पर हो, तो प्रतिबिंब हमेशा F पर बनेगा। अनंत का हमेशा F पर बनेगा, और जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा स्थिति कैसी होगी? जो बिल्कुल छोटा, मतलब यहीं की यहीं बनेगा साथियों। जैसे यहां रोशनी आ रही है, टकरा कर इस तरह से जा रही है,
यहाँ वाली प्रकाश किरण आई टकरा कर इस तरह से जा रही है, तो जब ये यहां से वापस टकरा कर जाएगी तो बिल्कुल एफ पर बनेगा मेरे भाइयों। तो कैसा बन जाएगा स्थिति, बिंदुवत। बिंदुवत कह सकते हो या अत्यंत छोटा कह सकते हो साथियों। क्या कह सकते हो, अत्यंत छोटा भी कह सकते हो इसको। अगला देखो, अगले अगर मैं चित्र की बात करूं मेरे भाइयों, वापस चित्र की, कैसा बनेगा अगला देखो एक बार। जब वस्तु आपके F अनंत व C के मध्य यहां पर आ जाए, अनंत व C के मध्य यहां पर आ जाए तो कहां बनेगा। जैसे जैसे वस्तु को आगे लेकर के जाएंगे प्रतिबिंब पीछे की तरफ आता जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा यहां पर। जैसे इस एक का बना के देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले गया दर्पण पर टकराया, टकराकर F से ही निकलेगा, फिक्स है, टकराकर F से ही निकलेगा। जबकि दूसरी वाली जो रेखा है वो F से बीच में से जाएगी और यहां अपन को पता भाई यहां लगभग बनेगा, तो यहां पर ये मिला दो साथियों। इस प्रकार से थोड़ा सा नीचे कर लो स्केल की सहायता से अपने हिसाब से, यहां मिल जाएगा। तो जब वस्तु अनंत व C के मध्य हो तो प्रतिबिंब F व C के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। जब वस्तु C पर हो, C पर हो साथियों, अब C पे है तो C पे ही बनेगा। कैसे बनेगा सर, देखो C पे अगर वस्तु है तो गई टकरा कर आई, F से निकली, दूसरी टकरा कर बीच में पहले F से निकली, फिर यहां पर लगभग लगभग यहां पर रहेगी। तो वस्तु जब C पर होगी तो C पे बनेगा, वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। आकार क्या हो जाएगा, बराबर साथियों। एक ना एक शिफ्ट में ये सवाल भी आया हुआ है बराबर का। जब वस्तु C व F के मध्य हो, जैसे जैसे वस्तु को आगे लेकर जा रहा है प्रतिबिंब पीछे होता जा रहा है साथियों। यहाँ पर 3 नंबर यहाँ था, 3 यहाँ बन गया। अब 4 नंबर C व F के मध्य लेकर के गए तो 4 नंबर अनंत व C के मध्य बन जाएगा, अनंत व C के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा। अगली बात करें अनंत पे 5 नंबर, जब अनंत पे बनेगा साथियों तो प्रतिबिंब हमेशा F पर बनेगा, वास्तविक उल्टा ही होगा और आकार क्या हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा साथियों। अब लास्ट है, जब वस्तु F व O के मध्य यहां पर हो कोई वस्तु तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा, दर्पण के पीछे, F व O के मध्य साथियों, F व O के मध्य। अच्छा F पर हो तो अनंत पे बनता है, ऐसा है। F व O के मध्य हो तो प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब वो आगे बनता तो वास्तविक होता, तो पीछे बन रहा तो वो क्या है, आभासी है। और क्या है साथियों, सीधा है, आभासी और सीधा। और बनेगा कैसा, बड़ा बनेगा। तो साथियों इस सीरीज में से हर एक साथियों सवाल आया है, हर एक आपके शिफ्ट में। तो ये एक 10th क्लास का स्टैंडर्ड का पेपर है साथियों। 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण सब कुछ दे रखा है। उसमें ये पूरा का पूरा विस्तार से समझाया हुआ साथियों। तो यहां पर देखेगा, एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब। अब समान आकार का तो तभी बनेगा जब वस्तु वक्रता के अंदर C पर हो, वक्रता के अंदर C पर हो, बाकी में तो किसी में बड़ा किसी में छोटा, तो वक्रता के अंदर C पर हो तो ये समान आकार का। अगला देखो, आपको सूची को मिलाना है। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है मेरे भाई। मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। एड्स किससे होता है, विषाणु से होता है। हाथी पांव किससे होता है, कृमि से होता है। तो साथियों ए के अंदर थर्ड मिलाओ, ए के अंदर ये थर्ड है एक तो, और ये थर्ड है, तो बी और ए ऑप्शन तो काट ही दो। बी के अंदर क्या है, 4 है, बी के अंदर यहाँ सेकंड है, यहाँ 4 है, तो ये मिल जाएगा, ये काट दो साथियों इस प्रकार से। अगला देखो, जब वस्तु वक्रता के अंदर से परे हो तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। वस्तु अवतल वक्रता के अंदर से क्या हो, परे हो। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, अभी अपन ने बात करी थी वक्रता के अंदर से परे हो, परे मतलब दूर हो। तो साथियों जब दूर होगी तो कैसा बनेगा, वक्रता के अंदर से दूर होगी, यानी अनंत व C के मध्य हो तो कैसा बन जाएगा, थोड़ा छोटा बनेगा। साथियों क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से क्या बन जाएगा, छोटा। आवर्धित नहीं होगा, बिंदु, बिल्कुल बिंदु तो कब बनता है, जब वस्तु अनंत पे हो। वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु के समान आकार का तो जब वस्तु वक्रता के अंदर पर होगी तब बनेगा। अब यहां पर देखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा, आलिंद और नीले, मां धमनी, मां शीरा, सब कुछ मेरे भाइयों। मलेरिया रोग किससे होता है, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है। ये भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। यहाँ पे सुमेलित करना साथियों। साथियों ध्यान देना, मैंने बताया था कि 2H2O हो पीछे, तो ये आपके जिप्सम होता है मेरे भाइयों। इस जिप्सम को मैं जब गर्म करूंगा तो मेरे को आधा जल का अणु मिलेगा, उसको अपन कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि जिप्सम थोड़ा टाइट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस छत वगैरह के लिए काम आएगी, तो इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। और कपड़े धोने की साबुन जो है वो 10 रुपए की आएगी, 10 रुपए की कपड़े धोने की साबुन, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा।
वॉशिंग सोडा कह देंगे। साथियों CaO जो है वो बिना बुझा चूना है, इस चूने को बुझाया हुआ नहीं है, बिना बुझा चूना। लेकिन अगर मुझे इसे बुझाना है तो मैं इसकी क्रिया किससे करवाऊंगा? बुझाने के लिए जल से करवा दूंगा। तो क्या बनेगा? CaOH2। तो ये कहलाएगा आपके बुझा हुआ चूना। क्या कहलाएगा? बुझा चूना। चूने को बुझा दिया आपने। तो देखो यहां पर बुझा हुआ चूना कौन है आपके? CaOH2। तो बी के अंदर 4 ढूंढ लो सीधा सीधा। बी के अंदर 4 एक ही है साथियों ऑप्शन जिसमें सीधा सीधा हो जाएगा सी। बी के अंदर 4 ऑप्शन। ए के अंदर थर्ड 10 रुपए के कपड़े धोने की साबुन आती है। और आपके NaSO3 किसका है साथियों? NaCO3 बेकिंग सोडे का है। CSO4 आधा जल का अणु किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। तो डी में सेकंड। तो ये बिल्कुल सिंपल था। अगला देखो, किसी विशिष्ट रिएक्टर भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया हाई टेम्परेचर पे आपको करना। तो हाई टेम्परेचर का मतलब हो गया भस्मीकरण मेरे भाइयों। हाई टेम्परेचर में अगर वो कहते हैं बिना टेम्परेचर के आपको इनको सड़ाना गलाना है तो हो सकता है लैंड लिफ्ट भी हो जाए, लेकिन इन्होंने कहा हाई टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पे भस्मीकरण ही होगा। अगला देखो, लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः किसकी उपस्थिति तो होता है? मृदा में लाल रंग जो है लोहे की वजह से होता है साथियों। लोहा Fe जो होता है ना आयरन, आयरन की वजह से साथियों इसका रंग क्या होता है? लाल। लोहे के ऑक्साइड की वजह से। आपने देखा होगा खून का रंग भी लाल होता है, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, इसमें भी क्या होता है? फेरस होता है साथियों, आयरन होता है। अगला देखो, बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र अभी अपन ने जस्ट पहले वाले सवाल में बात करी थी, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सामान्य सूत्र होता है। निम्न में से एंजाइम संश्लेषण के स्थान को युग्म को मिलाने से नहीं है। साथियों देखना यहाँ पर ये जो नहीं है में ना छात्र कंफ्यूज हुए और बाद में आके बोले सर अच्छा हमने तो नहीं पढ़ा ही नहीं था, अब क्या करें? यकृत पीतरस से होता है मेरे भाइयों। आंतों में माल्टेज पाया जाता है जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल कर, शुगर को मतलब पचाने करने का। लार ग्रंथि में एमाइलेज पाया जाता है। तो गुर्दे में ट्रिप्सिन नहीं होगा मेरे भाइयों, गुर्दे में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। गुर्दे में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाएगा। ट्रिप्सिन कहां पाया जाएगा? आपके अग्नाशय में रहेगा साथियों। अगला देखो, इसका मिलान करना आपको साथियों, ध्यान देना वक्रता के अंदर C पर होगा तो हमेशा बराबर बनेगा। अभी अपन ने बात करी थी कि जब वस्तु अनंत पे हो तो कहां बनेगा? F पर बनेगा। अनंत व C वक्रता के अंदर के मध्य हो तो F व C के मध्य बनेगा। जब वस्तु C पर हो तो C पर ही बनेगा। जब वह वस्तु C व F के मध्य हो तो अनंत व C व अनंत के मध्य बनेगा। जब F पर हो तो कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ऐसा है। तो अनंत पर हो तो कहां बनेगा? बिल्कुल छोटा। और ये आकार भी क्या हो जाएगा? बिंदुवत। बिंदुवत इसको कह देंगे छोटा, इसको कह देंगे बराबर, इसको कह देंगे बड़ा और इसको कह देंगे अत्यंत बड़ा। अत्यंत बड़ा ये हो जाएगा इसका। देखो साथियों, सबसे पहले अनंत पे हो तो कहां बनेगा? बड़ी नहीं बनेगी, अत्यंत लघु। अत्यंत लघु बन जाएगा, इसमें हो जाएगा साथियों थर्ड। पहले में थर्ड तो साथियों 2 ऑप्शन तो काट दो, C व D। अगले में बी में वक्रता केंद्र पर हो तो ये वस्तु के समान ही बनेगा, बी में बी। बी में सेकंड ये एक ऑप्शन हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा साथियों। अगला देखो, किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया कब होगी साथियों ये बताना आपको। AgNO3 और तांबे के अंदर होगी क्या? AgNO3 प्लस तांबा Cu, इसमें होगी क्या? CuSO4 प्लस चांदी। Ag में होगी क्या? NaCl प्लस तांबा कॉपर, इसमें होगी क्या? FeSO4 प्लस तांबा कॉपर, इसमें होगी क्या? साथियों चांदी को तो भूल ही जाना, चांदी का तो होगा ही नहीं होगा, सीधा सीधा है, चांदी का तो नहीं होने वाला साथियों। यहां पर अगर बात करें AgNO3 साथियों, AgNO3 विलियन है, उसमें कॉपर की अगर मैं अभिक्रिया कराता हूं तो क्या बन जाएगा? CuNO3 प्लस Ag। CuNO3 प्लस चांदी को अपन क्या कर सकते हैं साथियों? सीधा सीधा अलग करते हैं। CuNO3 अब यहां पर साथियों सीधी सी बात करूं को आपके NO3 के कितने हो जाएंगे? 2 AgNO3 है, 2 AgNO3 है और यहाँ पे NO3 के 2 ले लेना और चांदी अलग से 2 निकल जाएगी। तो कौन से विस्थापन अभिक्रिया है साथियों? AgNO3 प्लस का। अगर यहाँ पे दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, कुछ ऐसा होता कि AgNO3 प्लस CuSO4, तो साथियों इस प्रकार से अगर कुछ होता तो यहां पर दोनों अगर एक दूसरे को विस्थापित कर रहे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती। अगला देखो, इसको मिलाना है। ये द्विविस्थापन संयोजन कब आएगा? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, विस्थापन का मतलब होता है हटाना और द्विविस्थापन का मतलब होता है दोनों को हटाना।
दोनों हटाना। C प्लस O2 यहाँ क्या हो रहा है साथियों, संयोग हो रहा है तो जुड़ रही है, तो पहले में सेकंड साथियों, चौथा ऑप्शन काट दो और ये दो ऑप्शन काट दिए, अब बच्चा पहला और इसका CaCO3। यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों, टूट रहा है, तोड़ना किसका उदाहरण हो जाएगा, आपके अपघटन का, तो सेकंड में हो जाएगा आपके थर्ड, सेकंड में थर्ड हुआ तो सीधा सीधा ऑप्शन बच गया आपके बी ऑप्शन बच गया साथियों, एक सेकंड, हाँ बी बच गया साथियों, क्योंकि बी में फोर्थ दे रखा अगले में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, क्या पारा है, क्या सीसा है, क्या मैग्नीशियम है, क्या पोटेशियम है साथियों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम। आमतौर पर वाहनों को पीछे देखने वाले दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में आप किसका उपयोग करते हैं ताकि पीछे का ट्रैफिक देखा जा सके साथियों, जैसे ये गाड़ी है आपकी, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, अब इस छोटा ग्लास है, इस छोटे ग्लास में बड़ी से बड़ी गाड़ी दिख जाती है, बड़ी से बड़ी गाड़ी आप देख सकते हैं, तो बड़ी से बड़ी गाड़ी देखने के लिए साथियों छोटी सी कांच में आ जाती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। मतलब छोटा दिखाने के लिए, नाम छोटा है उत्तल, तो छोटा दर्पण काम में लेंगे, अगर नाम बड़ा है और दिखाना भी बड़ा है तो वो उत्तल दर्पण काम में लिया जाएगा साथियों। ये बड़ा, इसमें तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो उत्तल रहेगा। अगला प्रश्न, कौन सा हैजा के प्रसार, हैजा जो होता है साथियों, इसके प्रसार यानी फैलाने के लिए प्राथमिक माध्यम कौन है, संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने पे, मच्छर के काटने से, दूषित पानी के सेवन से हो सकता है, हवा में मौजूद बिंदु कणों के माध्यम से, तो दूषित पानी से हैजा फैलता है मेरे भाइयों। साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी इस पेपर की, तो जीके का लेवल बहुत सरल कर दिया, जीके का लेवल सरल कर दिया, उसके अलावा मैथ्स हार्ड कर दी, मैथ्स की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे करंट जीके की बात करूं साथियों, चाहे आपके साइंस की बात करूं, चाहे कंप्यूटर की बात करूं, फिर सरल रहा क्या, ये सब कुछ क्या दे दिया साथियों, कठिन दे दिया। ये कठिन दे करके राजस्थान वालों का जो वेटेज बढ़ाया ना जीके में, उसका कोई मतलब नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाहरी छात्रों को मदद मिली है, क्योंकि उनका ये सब कुछ तैयार है पहले से, तो राजस्थान वालों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा ही हुआ है, वेटेज बढ़ाकर भी मेरे भाइयों। अगली देखो, मानव शरीर का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है साथियों, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मेरो में, लाल अस्थि मज्जा में ही होगा। अगर वो पूछता यहां पर साथियों कि नवजात के अंदर कहां पे होता है, तो साथियों नवजात, अगर बच्चे की बात करें, नवजात के अंदर अगर आपसे पूछे आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो साथियों वो होता है आपके पलिया में, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। अगला देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता के बीच में संबंध होता है साथियों, सीधे सीधे अगर मैं बात करूं एफ का और आर का, तो आर बराबर क्या होता है साथियों, आर बराबर 2f होता है, सीधा सा संबंध होता है, लेकिन आर बराबर साथियों 2f तो दे ही नहीं रखा, कोई सा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसको 2 को नीचे ले आओ, आर बटा 2 बराबर एफ कहीं दे रखा है क्या, एफ बराबर आर बटा 2, एफ बराबर आर बटा 4 भी नहीं, एफ बराबर आर बटा 2, सीधा सा संबंध हो जाएगा फोकस दूरी और आपके इसमें। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन के में रखी जाती है, केरोसिन में कौन से, सोने को रखते हैं क्या, नहीं, प्लेटिनम को, तांबे को, सोडियम को, क्यों रखते हैं, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील धातु है साथियों, अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण ये हवा से भी संपर्क में आकर भी आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। एंजाइम पेप्सिन और एंजाइम ट्रिप्सिन का कर्म से निम्न में से किसमें से स्त्रावित होते हैं, पेप्सिन की बात करूं साथियों, पेप्सिन आपके आमाशय से निकलता है, आमाशय से निकलता है, और है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपके अग्नाशय से निकलता है। तो आमाशय अग्नाशय, क्रम से आमाशय और अग्नाशय नहीं काट दो, आमाशय और अग्नाशय है साथियों, ये हो जाएगा आमाशय और अग्नाशय का साथियों। द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र के कितने जोड़े मौजूद होते हैं साथियों, जोड़े पूछे हैं, संख्या नहीं पूछी है, जोड़े कितने हो जाएंगे 23, टोटल कितने होते हैं 46, जिसमें से नर और मादा में कितने होते हैं 44, प्लस नर के अंदर हो जाएगा XY और मादा में 44 प्लस XX होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है मेरे भाइयों। आपको सीधा सा पता है मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से, तो सी में 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो एक ऑप्शन तो कट गया। दांत किससे होता है, कवक से होता है, तो डी में फर्स्ट, डी में फर्स्ट, डी में फर्स्ट, डी में फर्स्ट, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला। साथियों अगर क्रॉस मेथड अपना कर भी सवाल करे होंगे तो बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व हुए होंगे साथियों। अगला प्रश्न, अच्छा साथियों इतने ही प्रश्न थे, 20 प्रश्न आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। इन 30 में बाकायदा पूरे सॉल्यूशन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में करवाया हुआ है,
आपको करना है क्या है साथियों, इसके कमेंट में लिखना है कि सर मेरी ये शिफ्ट थी, 19 को सेकंड शिफ्ट थी, 20 को फर्स्ट शिफ्ट थी, मैं इस ओबीसी कैटेगरी से हूं, मैं जनरल से हूं और मेरे कट पीट के इतने बन रहे, कट पीट के 80 बन रहे, तो उसके आधार पे अपन बताएंगे कि आपका हो सकता है या नहीं, आप पात्र है या नहीं है साथियों। तो आपको करना क्या, एक प्यारा सा कमेंट करना है, और जो आपको राजस्थान वालों के साथ हुआ है धोखा, उसका भी साथियों थोड़ा सा खुल के विरोध करना है, ताकि आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं वहां जीके का लेवल थोड़ा सा अगर अप रखते साथियों। अगर मैं बात करूं, देखो सीधी सी बात करूं यहां पर, सीधी सी देखिएगा, जीके का प्रश्न आया है आपके 50 प्रश्न, ये बिल्कुल सरल कर दिया मेरे भाई, बिल्कुल सरल कर दिया। राजस्थान वालों की अगर मैं बात करूं साथियों, राजस्थान वालों ने 40 से 45 सवाल हर एक ने अटेंड करे हैं। और बाहरी छात्र, बाहरी छात्रों की अगर मैं बात करूं साथियों, बाहरी छात्रों ने यहां पर 30 प्रश्न आराम से अटेंड करे। अब वो यहां पर राजस्थान वालों से 15 प्रश्न ही पीछे रहे हैं, क्योंकि वन लाइनर थे। अगर किसी ने 1000-1500 प्रश्नों की कोई पीडीएफ भी देखी है ना, उसमें से सवाल टपके हैं, चाहे वो कोई से भी टीचर की हो, सवाल दिए इसी लेवल के हैं साथियों। अब देखो यहां पर राजस्थान वालों के साथ नुकसान क्या हुआ है कि बाहरी वालों को मैथ्स पूरी अच्छे से आ रही है, साइंस अच्छे से आ रही है, इंग्लिश अच्छे से आ रही है, कंप्यूटर अच्छे से आ रही है, इंडिया की करंट जीके अच्छे से आ रही है, जबकि ये सब के सब राजस्थान वालों को नहीं आ रहे साथियों। तो राजस्थान वालों ने जीके में बढ़त ली है, लेकिन इतने सारे साथियों, मैथ्स के 15, साइंस के 15, इंग्लिश के 15, साइंस के 5, सॉरी कंप्यूटर के आपके 5, करंट जीके के आपके हो गए 10 सवाल। यहां पर साथियों राजस्थान वालों से आगे निकल के आपके बाहरी छात्र, राजस्थान वालों को 40 से 50 प्रश्न जीके में आए हैं, बाहरी छात्र ने भी 30 तो अटेंड करे ही है क्योंकि नॉर्मल जीके था, लेकिन बाहरी छात्रों ने मैथ्स के 15 सवाल, साइंस के 5 सवाल, इंग्लिश के आपके 15 सवाल, कंप्यूटर के 5, करंट जीके के 10। यहां वो राजस्थान वालों से काफी आगे निकल गया, क्योंकि राजस्थान में नॉर्मल तैयारी करने वालों को मैथ्स बहुत टफ दी गई। मैथ्स का लेवल भले ही 10वीं का था, लेकिन 10वीं स्तर का ना देकर के ये ग्रेजुएशन लेवल का दे दिया, और जो पटवार के अंदर ग्रेजुएशन लेवल थी वहां पर 10वीं लेवल का पेपर दे दिया। अरे सही कहा था कि पटवार वाला पेपर जो था वो 4th ग्रेड के लिए बनाया गया था, और 4th ग्रेड का जो पेपर था वो पटवार के लिए बनाया गया था, लेकिन पेपर एक्सचेंज कर दिए मेरे भाइयों। तो साथियों कैसी लगी आपको साइंस की आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।